नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपको जासूसी इंग्लिश फिल्मों की याद आ जाएगी। आमतौर पर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन और इस तरह का डिटेक्शन भारत में देखने को कम ही मिलता है। लेकिन ये केस अपने आप में नायाब है, जिसमें न सिर्फ जो गुनहगार है वो पकड़ा गया, बल्कि उसे डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, यानी दोहरा आजीवन कारावास। आप ये मानकर चलिए कि शायद वो पूरी उम्र कभी बाहर नहीं आ पाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मामला मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का, और तारीख है 17 दिसंबर 2020। ये मामला उस वक्त काफी चर्चित था और इस मामले को लेकर अखबारों में बड़ी सुर्खियां रही थी। उस वक्त टीवी के पर्दे पर भी काफी दिनों तक ये खबर चली। हुआ ये कि इंदौर में जो एरोड्रम पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक लोकेलिटी है जिसका नाम है रुक्मिणी नगर। रुक्मिणी नगर में 17 दिसंबर की सुबह एक बहुत बड़ी वारदात हुई। यहां एक परिवार रहा करता था, जिसमें जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम था ज्योति प्रसाद शर्मा, और उनकी पत्नी का नाम था नीलम शर्मा। ज्योति प्रसाद जो है वो सैफ के कांस्टेबल थे, और यानी सरकारी फोर्स से जुड़े हुए थे। और उनके अलावा, पति पत्नी के अलावा, इस घर में उनके दो बच्चे, एक बेटी एक बेटा, और बुजुर्ग माता पिता रहते थे, यानी इन बच्चों के दादा दादी। लेकिन ये घर जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में ज्योति प्रसाद अपनी पत्नी नीलम और दोनों बच्चों के साथ रहते थे, जबकि बगल वाले हिस्से में उनके बुजुर्ग माता पिता रहा करते थे। लेकिन बच्चों के साथ, बहू के साथ बुजुर्गों का बहुत प्यार था, और अलग अलग बेशक रहते हों, लेकिन आना जाना, मिलना जुलना, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना, ये सब होता रहता था। 17 दिसंबर की सुबह ज्योति प्रसाद की माताजी जब नींद से जगी, तो उन्होंने अपने लिए चाय बनाई, अपने हस्बैंड के लिए भी बनाई, और सोचा कि बेटे बहू को भी चाय देकर आती हूँ। ये सोचकर उन्होंने चाय की केतली ली और पहुंचे अपने बगल वाले घर में, जहां बेटा बहू रहते थे। लेकिन वहां जाकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, पहुंचकर हैरानी हुई। हैरानी इसलिए हुई क्योंकि मकान जो है वो बाहर से बंद था। अब मकान बाहर से बंद था, बाहर से ताला लटक रहा था। तो वो सोचने लग गई कि इतनी सुबह बेटे बहू, दोनों बच्चे, दोनों नहीं मतलब एक बच्ची, वो कहाँ चली गई, कहाँ चले गए। वो इसलिए कि जो ज्योति प्रसाद का बेटा था, वो ऐसे तो अपने माता पिता के साथ ही रहता था, लेकिन जिस दिन की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, 17 दिसंबर की, उससे पिछली वाली रात को, यानी 16 दिसंबर की रात को, वो जो बेटा है वो अपने दादा दादी के साथ सोया था। यानी दूसरे वाले घर में ज्योति प्रसाद, उनकी पत्नी नीलम और उनकी छोटी नाबालिग बेटी थी। लेकिन सुबह जब वो चाय के लिए चाय लेकर अपने बेटे बहू के पास गई, तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पे ताला लटक रहा है और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि पति पत्नी, बिटिया, ये सारे लोग कहाँ चले गए सुबह सुबह। इसके बाद वो वापस आई जहाँ वो रहती हैं, अपने कमरे में, और उन्होंने अपने पोते को जगाया और पोते से कहा कि बेटा चलो ज़रा देखो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा है, दरवाज़ा भी बाहर से बंद है, मैं आवाज़ लगा रही हूँ तो कोई खोल भी नहीं रहा है। पोते का नाम है ऋषभ। ऋषभ भी आंख मलता हुआ आधी नींद में उठकर नीचे आया। ऋषभ के दादा भी नीचे आए और उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, अगल बगल से झांकने की कोशिश की कि अंदर कोई है नहीं है। लेकिन उन्हें मकान को देखकर और जिस तरह से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, उसे देखकर थोड़ा शक होने लगा। उन्हें लगा कि ये नॉर्मल मामला नहीं है कि वो ताला लगाकर कहीं गए हैं। कोई ऐसा हो सकता है जो ताला लगाकर बाहर से चला गया हो और अंदर फैमिली मेंबर मौजूद हो। पता नहीं क्यों उन्हें ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस कहें या शक कहें, वो हो रहा था। इसलिए उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और कहा कि इस दरवाजे का ताला तोड़ने में हमारी मदद करो। ऋषभ था, दादा दादी थे। ताला तोड़ने की कोशिश शुरू हुई और थोड़ी ही देर में पड़ोसियों की मदद से उस कमरे का ताला तोड़ दिया गया। और ताला तोड़ने के बाद अंदर जो मंजर था, उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। अंदर मकान में, कमरे के अंदर खून ही खून बिखरा हुआ था। फर्श पर खून था, दीवारों पर खून के छींटे थे, और ज्योति प्रसाद और उनकी पत्नी नीलम शर्मा, इन दोनों की लाश पड़ी थी। नीलम की लाश बिस्तर पर थी और ज्योति प्रसाद जो है खून से सने हुए फ्लोर पर पड़े हुए थे।
पास ही तेज धार हथियार भी एक पड़ा हुआ था दराती जैसा। और दोनों लाशों को देखने से और सीन ऑफ क्राइम को देखने से ये क्लियर था कि उसी तेज धार हथियार से वार करके पति पत्नी दोनों को मौत के घाट उतारा गया है। एक बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उनकी नाबालिग बेटी गायब थी। नाबालिग बेटी बोले तो तकरीबन यही 16-17 साल की उसकी उम्र होगी, और वो बेटी गायब थी। बेटी कहाँ गई और इनका कत्ल कैसे हुआ, किसने किया, बाहर से किसने ताला लगा दिया, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। अब इस घटना के बारे में खबर जो है पूरे मोहल्ले में जंगल में आग की तरह फैली। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। आनंद फानंद में रुक्मिणी नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीन ऑफ क्राइम का पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया और यह देखा कि किस तरह से तेज धार हथियार से दोनों की हत्या की गई है। पुलिस इस बात पर भी हैरान थी कि घर की बेटी गायब है, और पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई आप लोगों ने कोई चीख चिल्लाहट कुछ सुनी, किसी की आवाज़ सुनी, घर की बेटी को अगर आप लोगों ने देखा। तो लोगों ने जो बात बताई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास ज्योति और नीलम की जो बेटी है उनको देखा था, उसे देखा था, उस बच्ची को, और वो लड़की जो है घर के बाहर अपने पालतू कुत्ते को घुमा रही थी। लोगों को थोड़ी हैरानी भी हुई कि इतनी सुबह वी आवर्स में ये लड़की जो है कुत्ते को लेकर बाहर टहल रही है। अच्छा, इत्तेफाक से जब वो लड़की कुत्ते को घर के बाहर टहला रही थी, उसी समय उनके मकान से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी जिसे लोगों ने सुना था। और तब लोगों ने इस बच्ची से, इस लड़की से ये पूछा था कि क्या बात है, तुम्हारे घर में इतना शोर कैसे? तो इस लड़की ने, जो कुत्ते को टहला रही थी, उसने पड़ोस के अंकल आंटी से ये कहा कि नहीं नहीं अंकल, वो मेरे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है, इसीलिए तो मैं बाहर आ गई हूँ। वो आपस में लड़ते रहते हैं, आज भी लड़ रहे हैं। तो अब घर वालों, पड़ोस के लोगों को लगा कि बहुत नेचुरल सी बात है, हस्बैंड वाइफ हर घर में लड़ते हैं, और जब तक कोई बहुत बड़ा बवाल या बड़ी बात ना हो जाए तो लोग किसी के फैमिली मैटर में इंटरफेयर भी नहीं करते। तो फिर लोगों ने पूछा, और जब बेटी ने ऐसा जवाब दे दिया ठंडे दिमाग से, तो लोग फिर अपने अपने काम में लग गए, और जिनकी नींद खुली थी वो वापस सो भी गए, क्योंकि काफ़ी अर्ली मॉर्निंग की बात थी। इसके बाद लोगों का ये कहना है कि इसके बाद उन्होंने बेटी को तो नहीं देखा। लास्ट बेटी को लोगों ने यही देखा था कि वो कुत्ते को टहला रही थी, और उन्हें ये नहीं पता था कि जो चीख चिल्लाहट की आवाज़ है, दरअसल वो ज्योति शर्मा और नीलम शर्मा के आपस की लड़ाई की आवाज़ नहीं है, बल्कि कोई कातिल उन पर हमला कर रहा था और उस वजह से वो चीख रहे थे। इसका खुलासा तो अब हुआ जब ये दोनों की लाश कमरे के अंदर से बरामद हुई और इस डबल मर्डर का खुलासा हुआ। तो पुलिस ने भी जब ये बातें सुनी, और पुलिस को भी जब इस सीक्वेंस का पता चला, तो पुलिस भी सोच में पड़ गई। पुलिस को ये लगने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी को अपने माँ बाप के साथ हो रही ज्यादती, अपने माँ बाप के साथ हो रहे घातक हथियारों के वार के बारे में भी पता हो। क्योंकि अगर पता नहीं होता तो वो लोगों को गुमराह करने के लिए ये बात क्यों कहती कि मेरे मम्मी पापा लड़ रहे हैं और इसीलिए मैं बाहर घूम रही हूँ अपनी डॉगी के साथ। अब पुलिस को बेटी पर शक होने लगा। पुलिस ने पूरे कमरे की, सीन ऑफ क्राइम की बहुत बारीकी से तलाशी ली, और बेटी का जो मोबाइल फ़ोन है उस पर पुलिस ने कॉल करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस नंबर पर फ़ोन करती और बेटी के बारे में पता करती, पुलिस ने यह देखा कि बेटी का मोबाइल फ़ोन कमरे में ही पड़ा हुआ है, यानी उसी घर में रखा हुआ है, और इसके अलावा बेटी जो है वो गायब है। अब पुलिस ने जब घर की बहुत माइन्यूट तरीके से तलाशी ली, तो पुलिस को घर से एक नोट भी मिला। ये नोट उस बेटी ने ही लिखा था, और बेटी ने उस नोट में ये क्लेम किया था कि मैंने ही अपने मम्मी पापा की हत्या की है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था, वो मेरे से बहुत बुरा सलूक करते थे, और अब बर्दाश्त की सारी हदें खत्म हो चुकी थी। पुलिस को जब ये नोट मिला तो पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि इस मामले में नाबालिग बेटी का कोई ना कोई रोल ज़रूर है। पुलिस इस बात से भी थोड़ी सकते में थी कि एक छोटी सी बच्ची, महज 16-17 साल की, वो अपने माता पिता को इतने भयानक तरीके से अकेली कैसे मार सकती है, और ऐसा क्या रवैया माता पिता का रहता होगा अपनी बेटी के साथ कि बेटी माँ बाप की इस तरह से हत्या ही कर दे। पुलिस इस बात को लेकर सोच में थी, उलझन में थी, और तमाम चीज़ें जो पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम से इकट्ठा की, वहीं पर पुलिस को दरवाजे पर लगी एक अनोखी अजीब चीज़ पर भी पुलिस की नज़र गई। अनोखी और अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम तौर पर
किसी सीन ऑफ क्राइम से ऐसी कोई चीज़ पुलिस के हाथ नहीं लगती और पुलिस ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज़ रिकवर भी नहीं करती। यहाँ एक ताज़ा-ताज़ा चबाया हुआ च्युइंगम उस सीन ऑफ क्राइम पर दरवाजे के साथ चिपका हुआ था, दरवाजे पर चिपका हुआ था। देखने से ऐसा लगता था जैसे कत्ल के वक़्त मौके पर पहुँचा कोई आदमी, कोई शख्स जो च्युइंगम चबा रहा था, उसने उस च्युइंगम को थूक दिया था और वो जो चिपचिपापन होता है, स्टिकीनेस, उसकी वजह से वो च्युइंगम दरवाजे पे चिपका हुआ था। पुलिस को वो च्युइंगम भी मिला और पुलिस बहुत प्रोफेशनल तरीके से, पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा और पुलिस ने उस च्युइंगम को भी लिफ्ट किया, रिकवर किया एक सैंपल के तौर पर, एक फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर। और फिर पुलिस ने इस मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ाई। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस को इस मामले में सबसे पहला शक तो घर की बेटी पर ही था, जिस तरह से वो गायब थी, अपना मोबाइल फ़ोन छोड़कर गई थी। इस बात से पुलिस को शक हो रहा था। अब पुलिस ने सोचा कि घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसके फुटेजेस देखे जाए, पता चलेगा। लेकिन पुलिस को वहाँ भी झटका लगा। पुलिस ने देखा कि पिछले 2 दिनों से घर का सीसीटीवी कैमरा स्विच्ड ऑफ है। ये सारी चीज़ें इस बात को कन्फर्म कर रही थी कि इस घटना में घर की बेटी का रोल ज़रूर है और जिस तरह से वो गायब हो गई थी, एक नोट भी मिला था, दरवाजे पर ताला लग रहा था। ये सब बगैर इनसाइडर के, घर की बेटी के, ऐसा संभव ही नहीं था। पुलिस ने अब बेटी को ढूँढना शुरू किया और उसकी तलाश करती रही। इस बीच पुलिस ने जब तफ्तीश आगे बढ़ाई तो ये भी पता चला कि उनकी बेटी का एक नौजवान के साथ अफेयर है जिसका नाम है धनंजय यादव उर्फ डीजे। और धनंजय के साथ उनकी बेटी का ये जो अफेयर है, इसे लेकर ज्योति प्रसाद और उनकी पत्नी नीलम और घर के बाकी लोग ऐतराज़ करते थे। उनको लगता था कि हमारी बेटी अभी छोटी है, ये पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है, इस उम्र में प्यार मोहब्बत और इस तरह के रिश्तों में पड़ना नहीं चाहिए और वो अपनी बेटी को रोकते थे। अनलाइक मतलब लाइक मेनी ऑफ इंडियन पेरेंट्स, वो रोका करते थे। इस बात को लेकर बेटी के साथ माता पिता का विवाद भी हुआ करता था, इसके बारे में भी पुलिस को खबर थी। अब पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि हो सकता है कि इस मर्डर में, इस मामले में बेटी के साथ साथ उसका जो प्रेमी है धनंजय यादव उर्फ डीजे, उसका भी कोई ना कोई रोल होगा। पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है कि धनंजय ने ही ये हत्याएं की हों क्योंकि बेटी के अकेले की बस की बात तो है नहीं। और खासकर जब लोगों ने पुलिस को ये बताया कि बेटी घर के बाहर कुत्ते को टहला रही थी, तो फिर बेटी मर्डर कर रही होगी उसी टाइम और कुत्ते को भी टहला रही होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब घर के अंदर कोई और था जो हत्याएं कर रहा था। अब पुलिस धनंजय यादव की भी तलाश करने लगी, डीजे की भी तलाश करने लगी और जब उसे ढूंढना शुरू किया पुलिस ने तो पता चला कि वो भी अपने घर से गायब है और उसका भी फ़ोन जो है वो स्विच्ड ऑफ है। और ठीक उसी तरह जिस तरह से ज्योति प्रसाद और नीलम की बेटी का फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ है। अब पुलिस ने उनको ढूंढने के लिए मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया और सर्विलांस पर लगाने के बाद पुलिस उनके मोबाइल फ़ोन के स्विच्ड ऑन होने का इंतज़ार करने लगी, खासकर धनंजय के फ़ोन का, क्योंकि लड़की तो अपने साथ फ़ोन लेकर गई ही नहीं थी। और वही हुआ। साइबर सेल को पता चला कि इंदौर के पास रतलाम एक जगह है, वहाँ पर वो मोबाइल फ़ोन कुछ देर के लिए स्विच्ड ऑन हुआ था। फ़ौरन इंदौर पुलिस ने रतलाम पुलिस को इन्फॉर्म किया। इंदौर पुलिस की एक टीम भी रतलाम के लिए निकल गई और 24 घंटे के अंदर इस मामले में, यानी अगले ही दिन 18 दिसंबर को, पुलिस ने धनंजय को उस परिवार की बेटी के साथ, यानी प्रेमी के साथ बेटी को गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने शुरू में तो मना किया, लेकिन बाद में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और दोनों ने ये कहा कि चूंकि बच्ची यानी बेटी के माता पिता ज्योति प्रसाद और नीलम उनके प्यार के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर इस मर्डर को प्लान किया था और उन्होंने लड़की के माँ बाप की हत्या की है। अब ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब पूरा केस पुलिस ने सॉल्व कर लिया, तमाम सबूत पुलिस ने इकट्ठा कर लिए, आरोपी गिरफ्तार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस मामले में यह था कि इस मर्डर का कोई भी चश्मदीद नहीं था, किसी ने भी इस घटना को होते हुए देखा नहीं था। इत्तेफाक से जो घर का चौथा मेंबर है, यानी इस घर का बेटा, वो दादा दादी के पास सोया हुआ था, तो उसे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पहले पुलिस को लगा कि कहीं ये भी प्लान का हिस्सा तो नहीं है, बेटा भी तो शामिल नहीं है, वो दादा दादी के पास रात को क्यों सोया। लेकिन जब पुलिस ने सारी चीज़ों को वेरीफाई किया तो बेटा, जिसका नाम ऋषभ है, पुलिस को यकीन हो गया कि ऋषभ का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो इनोसेंट है और वो अपनी दादा दादी के पास इत्तेफाक से सोने चला गया था बीती रात को। अब लोगों को यह भी लगने लगा कि अगर ऋषभ घर में ही सो रहा होता तो शायद वो भी
जिंदा नहीं होता, कातिल ने उसे भी ज़रूर मार दिया होता, बेटी के प्रेमी ने उसकी भी हत्या कर दी होती। बहरहाल, अब जब इस मामले की जांच शुरू हुई, तो पुलिस जांच तो हो गई, अब इस मामले की जब चार्जशीट वगैरह तैयार करने की बारी आई, तो दिक्कत ये हुई कि कोई चश्मदीद इस मामले में नहीं था। लेकिन पुलिस ने जो सीन ऑफ क्राइम पर अलग-अलग लोग आए, जिन्होंने ताला तोड़ा, जिन्होंने लाशें पहली बार देखी, इन सारे लोगों से पुलिस ने बातचीत की और तकरीबन 25 गवाहों की पुलिस ने लिस्ट बनाई। घर का सीसीटीवी कैमरा तो ऑफ हो चुका था, लेकिन आसपास गली मोहल्ले में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें से पुलिस को एक लड़के के भोर के वक्त में उस मकान की तरफ जाते और आते हुए की तस्वीरें पुलिस को मिली। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि धनंजय ही था, लेकिन ये तस्वीरें बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं थी। तो किसी चश्मदीद के ना होने और बहुत क्रिस्टल क्लियर लड़के के इमेज के ना होने की वजह से ये मामला पुलिस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था कि अदालत में इसे साबित कैसे किया जाए। लेकिन इसी बीच जो मैंने आपको बात बताई थी कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिसे सुनने के बाद आपको इंग्लिश डिटेक्टिव फिल्मों की याद आ जाएगी, इस मामले में सबसे क्रूशियल रोल उस च्युइंगम का रहा जो दरवाजे पर चिपका हुआ मिला था। उस च्युइंगम को पुलिस ने लिफ्ट किया था और पुलिस को ऐसा शक होने लगा कि ये च्युइंगम ज़रूर कातिल धनंजय ही चबा रहा होगा, जिसने लापरवाही से उसे वहाँ थूक दिया था और फिर हत्या करके यहाँ से फरार हो गया था। पुलिस के पास ऑलरेडी धनंजय मौजूद था, उसके ब्लड सैंपल लिए, उससे डीएनए जांच के लिए भेजा गया, साथ में च्युइंगम का स्पेसिमेन जो है वो ऑलरेडी पुलिस के पास था। जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पता चला कि जो च्युइंगम शर्मा परिवार के दरवाजे पर मिला था, वो च्युइंगम जो है धनंजय ही चबाकर वहां थूक कर गया था, फेंक कर गया था। यानी डीएनए रिपोर्ट इतनी कंक्लूसिव एविडेंस थी, जिसके बाद शायद किसी और चश्मदीद, गवाह, सीसीटीवी, किसी के कबूलनामे की और कोई ज़रूरत नहीं थी। वो डीएनए रिपोर्ट अपने आप में ये साबित करने और बताने के लिए काफ़ी थी कि इस मर्डर में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल धनंजय का ही है, जिसने बेटी के साथ कंस्पायर करके साजिश रच के बेटी की माँ बाप की हत्या की है। अदालत ने अब 6 साल बाद इस मामले में धनंजय को दोषी पाया है और 2 हत्याओं के मामले में आपको जानकर अच्छा लगेगा, इतने नकारात्मक, इतने दुखद खबर में भी आपको जानकर सुकून मिलेगा कि उन 2 हत्याओं के मामले में धनंजय को कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तमाम सबूत अपनी जगह पर हैं। वो सबूत तो खैर इस मामले में कारगर साबित हुए ही, उनको इनकार नहीं किया जा सकता, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो च्युइंगम, जिससे डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई कातिल की और ये प्रूव हो गया कि कातिल मौका वारदात पर घटना के वक्त मौजूद था। तो ये थी पूरी कहानी और ये था पूरा इन्वेस्टिगेशन। बेटी चूंकि नाबालिग थी तो कुछ साल की जेल के बाद वो बाहर आ गई है और प्रेमी उसे अब दोहरा आजीवन कारावास हुआ है। ये समझा जा सकता है कि वो पूरी उम्र सलाखों के पीछे रहेगा। ये थी आज की कहानी और जैसा कि आप जानते हैं मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और कुछ सवालों के जवाब भी देता हूं, लेकिन आज ऐसा इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये कहानी काफ़ी लंबी हो गई है। पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया, तो इसलिए आज मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। जाते जाते एक बात और बताना चाहता हूँ कि 21 अगस्त से मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर रहूँगा, तकरीबन हफ्ते भर के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन हफ्ते भर में मेरी जो गैर हाज़िरी है उसे आप माफ़ कीजिएगा और उसे कंसीडर कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुप्रतीम आप इर्रेगुलर हो जाते हो, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को पहले ये बता दूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।